हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सैंदवकालीन लिपि के बारे में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सैंदवकालीन लिपि किस प्रकार की थी, सैंदववासी किस ढंग से लिखते थे, क्या सैंदववासी लिखना जानते थे या लेखन करना जानते थे। इन सभी तथ्यों पर आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका लिखने का ढंग कैसा था, उनका पढ़ने का ढंग कैसा था, वो किस शैली में लिखते थे, किस लिपि में लिखते थे। इन सभी तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इस लिपि के बारे में इस क्लास में आपको बहुत ही तथ्यात्मक तथ्यों के बारे में हम आपको बताएंगे, यानी एक एक ऐसे ऐसे फैक्ट्स खोलेंगे जिनके बारे में आपको जानकारी भी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंटों को बस इतनी नॉलेज होती है कि यह लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है तथा दाएँ से बाएँ से दाएँ लिखी जाती है। इतना ही जानते हैं और इस लिपि को अब तक पढ़ा भी नहीं गया है। लेकिन हम इस क्लास में आपको इस लिपि से जुड़े संबंधित यानी संपूर्ण फैक्ट्स, संपूर्ण तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो बात कर रहे हैं हम किसकी, सैंदवकालीन लिपि की, यानी सैंदव लिपि की। सैंधव लिपि, गौर करने वाली बात इसमें क्या है समझना कि सैंधव लिपि की सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि सैंधव लिपि प्रकाश में कब आई और इसके पहले जो साक्ष्य थे वो कहाँ से मिले थे। अगर बात करें इसके सबसे पुराने नमूने, पुराना नमूना कब प्राप्त हुआ दोस्तों, 1823 ईस्वी में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, सैंधव लिपि के सबसे पुराने नमूने थे वो 1823 ईस्वी में हमको प्राप्त हुए थे। लेकिन पूर्णतः प्रकाशित होने की बात करें दोस्तों, ये पूर्णतः प्रकाश में कब आए, पूर्णतया प्रकाश में आए थे 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में, यानी कई जगहों पर उत्खनन के दौरान कुछ मोहरें प्राप्त हुई, तो उन मोहरों में इस लिपि के क्या थे, कुछ नमूने थे। तो उस समय ये हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये मोहरें कहाँ से संबंधित है और इस पर जो ये अंकित लिपि है ये किस काल की है या किस से संबंधित है। लेकिन जब हमने 1921 के दौरान आपको मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा शहर की खुदाई की गई, फिर 1922 में मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई की गई। तो जब इन दोनों शहरों के बारे में हमें पता चला और उनके उत्खनन के दौरान हमें विभिन्न प्रकार की मोहरें मिली, विभिन्न प्रकार के मृदभांड मिले, और उन मृदभांड और मोहरों में जो लिपि अंकित थी वो इन नमूनों से मैच करती थी। तो इस प्रकार हमें ये पता चला कि ये जो नमूने हैं वो इस लिपि से संबंधित है, इस काल से संबंधित है, इस सभ्यता से संबंधित है। इस प्रकार जो सिंधु लिपि थी वो पूर्णतः प्रकाश में कब आई, 1923 में आई। अब बात हम ये करते हैं यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उस लिपि को क्या नाम दिया गया। दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको नाम दिया गया था भाव चित्रात्मक लिपि। उसको क्या कहा गया, भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया, लिपि। अब भाव चित्रात्मक लिपि क्यों कहा गया दोस्तों, बात समझना इसको। भाव चित्रात्मक लिपि इसलिए कहा गया कि इस लिपि को हम भावों यानी चित्र के भावों के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते। अब ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ ही नहीं पाए, हाँ पढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन इसको ऑथेंटिक प्रमाणिक किसी ने नहीं माना कि ये लिपि के जो अक्षर है या ये लिपि है ये बात कह रही है या इस लिपि से इस बात का हमें ज्ञान होता है। पढ़ने की कोशिश बहुत से लोगों ने की और बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा भी, लेकिन किसी को प्रमाणिक नहीं माना गया। भाव चित्रात्मक लिपि इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसकी चित्रों के भाव के माध्यम से ही इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि इस लिपि में लिखा क्या है। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, पढ़ी नहीं जा सकी है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसने पढ़ने का प्रयास किया और किसने पढ़ भी दिया इसको, लेकिन प्रमाणिक नहीं माना, और किसने इसका अनुवाद भी, तमिल भाषा में भी अनुवाद हो चुका है इस लिपि का, लेकिन हम ये अभी तक ये मानते हैं इस लिपि को हमने पूर्णतः प्रमाणिक रूप से पढ़ नहीं पाए हैं। अब बात समझने वाली ये है कि ये भाव चित्रात्मक चीज़ क्या है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ शब्दों के बारे में, कुछ अक्षरों के बारे में, कुछ अक्षर इस टाइप के मिले दोस्तों, कुछ अक्षर इस टाइप के मिले, मैं आपको उनको लिख के बता रहा हूँ, इस टाइप के मिले। कुछ अक्षर इस टाइप के मिले,
कुछ अक्षर इस टाइप के मिले, कुछ अक्षर इस टाइप के मिले, कुछ अक्षर इस टाइप के मिले, कुछ अक्षर इस टाइप के मिले, कुछ अक्षर इस टाइप के मिले। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, जो लिखने का ढंग था, लिपि किसे कहते हैं? सबसे पहले तो अगर ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो मैं एक बात बता दूं, लिपि बोलते किसी भाषा को लिखने का ढंग। यानी सिंधु सभ्यता की जो भाषा थी, उस भाषा को लिखने का ढंग था वो इस तरीके का था, यानी उनको इस तरीके से हम लिखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो इस भाषा में लिखते थे, अपनी भाषा को इस लिपि में लिखते थे, इस ढंग से लिखते थे। और जो लिखने भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। बात यहाँ तक समझ में आपको आ गई होगी कि सिंधु सभ्यता को जो लिखने का ढंग था, जो उसको हमने क्या नाम दिया? सैंधव लिपि दिया। और उस लिपि का नाम हमने क्या नाम दिया? भाव चित्रात्मक लिपि माना। अब दोस्तों हम इस चित्रों को देखकर इनके भाव समझ रहे हैं कि ये हमें यू जैसा लग रहा है। किस जैसा लग रहा है? यू जैसा लग रहा है। ये हमें एच जैसा लग रहा है, ये हमें बी जैसा लग रहा है, ये हमें क्यू या पी जैसा लग रहा है, ये हमें के जैसे लग रहा है, ये हमें बाई जैसा लग रहा है। केवल चित्रों के भाव के माध्यम से अंदाज लगा रहे हैं कि किससे जैसे लग रहा है? यू जैसा लग रहा है, या उस जैसा लग रहा है, या ये हमें उस जैसा लग रहा है, या उस जैसा लग रहा है। केवल चित्रों के भाव के माध्यम से पता कर पा रहे हैं कि ये शब्द ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन पूर्णतः प्रमाणित रूप से हम ये नहीं कह सकते कि ये शब्द वही था उस काल में। पॉइंट क्लियर हो गई यहाँ तक। अब इस लिपि को जो लिखने की शैली थी, शैली एक तो ढंग होता है, यानी इस ढंग से लिखे गए, और शैली का मतलब होता है कि इनको लिखने का जो शैली थी वो किस प्रकार की थी। बात समझना, शैली की बात करें कि जो इसको लिखने की जो शैली थी वो क्या, उस शैली को हमने नाम दिया था, इतिहासकारों ने नाम दिया था बुस्ट्रोफेदन शैली। क्या कहा इसको? बुस्ट्रोफेदन शैली कहा। अभी बुस्ट्रोफेदन शैली क्या होता है? इस शैली का मतलब क्या होता है मैं इसके बारे में बताऊंगा। तरीका, यानी ये तो ढंग हो गया, तरीका क्या होता है? यानी इसको हम लिख रहे हैं, ये तो हमारे इस ढंग से लिखेंगे, पर इसको किस तरीके से लिखेंगे वो तरीका क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। उस शैली को हम कहते हैं, एक बात याद रखना, शैली को हम कहते हैं तरीका। क्या कहते हैं? तरीका। तो जो ये भाव चित्रात्मक लिपि थी इस शैली में लिखी गई थी, और शैली का तात्पर्य था कि यह लिपि किस तरीके से लिखी जाती थी? यह लिपि दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं लिखी जाती थी। यानी शैली का तात्पर्य होता है तरीका, और इस तरीके से इनके शब्दों के जो डिजाइन बनाए गए इसको बोलते हैं हम ढंग। यानी किसी भाषा को लिखने का ढंग, और किसी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। पॉइंट यहाँ तक सारे क्लियर हुए होंगे। और किसी शैली, यानी जो किसी लिपि को लिखने का जो तरीका होता है, यानी हम किसी शैली को तो किस तरीके में लिखते हैं कि इस तरीके से लिखते हैं। हाँ, हमारी जो लिखने की जो देवनागरी लिपि है उसकी जो शैली है वो कैसी है कि हम इस प्रकार लिखते हैं। यानी हमारा जो पेज होता है, हम यहाँ से अपनी शब्द लाइन को लिखना, सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करते हो, यहाँ पे हमारा जो वाक्य खत्म होता है, फिर दूसरा वाक्य हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस शैली में क्या होता था? इस शैली मान चलो एक लाइन हमने यहाँ से स्टार्ट किया, उस लाइन को समाप्त हुआ, यानी इस लाइन का भी कुछ भी शेष रह गया तो उस लाइन को हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि दाएं से बाएं इस तरीके से चलती थी, फिर इस तरीके चलती, फिर इस तरीके, फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। जबकि देवनागरी लिपि में क्या होता है कि हम इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इधर चलते हैं, इधर चलते चले जाते हैं, इन जगह से स्टार्ट करते हुए एक तरफ ही से सीधे सीधे, यानी बाएं से दाएं लिखते चले जाते हैं। लेकिन ये क्या, दाएं से बाएं थी, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर बाएं से दाएं। ये इसको बोलते हैं हम शैली। क्या बोलते हैं? शैली। तो इस प्रकार जो ये लिखने का ढंग था सिंधु से, इसको सैंधव लिपि को लिखने का ढंग था या शैली थी, उस शैली को क्या नाम दिया? बुस्ट्रोफेदन शैली। इसको एक और कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसको एक और शैली के नाम से संबोधित किया, गौमूत्राक्षर शैली भी कह सकते हैं। और इसको एक और नाम दिया गया था हलावर्त शैली। हलावर्त शैली, यानी सैंधव लिपि को जो लिखने का तरीका था वो किन किन शैलियों में था? बुस्ट्रोफेदन शैली, गौमूत्राक्षर शैली, हलावर्त शैली। यानी इसी के अन्य नाम हैं, बुस्ट्रोफेदन शैली के क्या है? अन्य नाम है। और इस शैली में या याद रखना दोस्तों कि इस शैली में अशोक का एक अभिलेख लिखा गया था। सम्राट अशोक के बारे में सुना होगा आपने। अशोक का येर्रागुड़ी अभिलेख इसी तरीके से लिखा गया है।
किस तरीके से? बुस्ट्रोफेदन शैली के तरीके से लिखा गया अशोक का येर्रागुड़ी अवलेख। याद रखना ये जो अवलेख है कहाँ पर अवस्थित है? ये कुरनूल, येर्रागुड़ी कहाँ पर अवस्थित है? कुरनूल में है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुरनूल और उस जिले में एक स्थान है येर्रागुड़ी। वहाँ पे सम्राट अशोक का एक अवलेख स्थापित है येर्रागुड़ी में। उस येर्रागुड़ी में जो अवलेख है वो किस तरीके से लिखा गया है? बुस्ट्रोफेदन शैली से लिखा गया है। और बुस्ट्रोफेदन शैली का तात्पर्य होता है दाएं से बाएं और तथा बाएं से दाएं लिखने का तरीका। और ये तो होगी भाव चित्रात्मक लिपि। इसको भाव चित्रात्मक लिपि हमने क्यों कहा? क्योंकि ये शैली के जो चित्र थे, अक्षर थे, उनको हम चित्रों के भावों के माध्यम से समझने का हमने प्रयास किया, ना कि हमने उसको पूर्णतः प्रमाणिक रूप से जान पाए। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, सारी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब मैं बात करूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अक्षर थे, यानी जो अक्षर थे, उन अक्षरों के बारे में हमें मिल तो गए। लगभग कितने अक्षर मिले दोस्तों? 400। लगभग मैं बात करूँ दोस्तों कि लगभग सिंधु लिपि के लगभग कितने अक्षरों की खोज हो चुकी है अब तक? 400 अक्षरों को उत्खनन के दौरान हमें 400 अक्षर प्राप्त हुए हैं। और बात करें चित्रों की, मूल चिन्हों की, मूल चिन्ह कितने प्राप्त हुए हैं? तो मूल चिन्ह कितने प्राप्त हुए हैं? 64। अब ये मूल चिन्ह क्या है ये समझ लेना। मैंने आपको जो पढ़ाते समय कई जगह बताया कि किसी मोहर पर गरुड़ का अंकन था, किसी मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह का अंकन था। जैसे मान चलो हम स्वास्तिक चिन्ह की बात कर लें, स्वास्तिक चिन्ह, किसी जगह पे हमें नाव का अंकन मिला, कहीं पे हमें घड़ियाल का अंकन मिला। किसका मिला? घड़ियाल का। किसी जगह पे हमें किसका अंकन मिला? हिरण का। कहीं पे हमें किसका मिला? बाघ का। कहीं हमें किसका मिला? मछली का। कहीं हमें किसका अंकन मिला? शेर का। ठीक है, कहीं एक श्रृंगी बैल का, एक श्रृंगी बैल का। इन चिन्हों को क्या कहा गया? मूल चिन्ह कहा गया। और इस तरीके के चिन्ह थे वो कितने मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता से उत्खनन के दौरान? लगभग 64 थे। कितने थे? 64 चिन्ह प्राप्त हुए। ये पॉइंट्स यहाँ तक समझ गए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं सारे पॉइंटों को एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसके सबसे पुराने नमूने हमें 1823 ईस्वी में प्राप्त हुए। लेकिन इन नमूनों को हमने पूर्णतः प्रकाश में कब आए? ये जो लिपि थी पूर्णतः प्रकाश में कब आई? 1923 में आई। यानी सैंधव लिपि के सबसे पुराने नमूने 1823 में हमको प्राप्त हुए। और जो सैंधव लिपि थी वो पूर्णतः प्रकाश में कब आ गई? 1923 में। इस लिपि को, सैंधव लिपि को क्या कहा गया? भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया, क्योंकि हम इनमें चित्रों के भावों के माध्यम से इस लिपि को हम समझ पा रहे हैं, ना कि पढ़ पा रहे हैं। तो ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, केवल इनको चित्रों के भावों के माध्यम से समझा गया है। इस जो लिपि थी, इस लिपि को लिखने का जो तरीका था वो किस शैली में लिखा गया था? बुस्ट्रोफेदन शैली में। यानी इस शैली का, बुस्ट्रोफेदन शैली का तात्पर्य होता है कि दाएँ से बाएँ तथा बाएँ से दाएँ लिखना। यानी ये शैली दाएँ से बाएँ लिखी गई तथा बाएँ से दाएँ लिखी जाती थी। कौन सी? सिंधव शैली। इसके बुस्ट्रोफेदन के अन्य नाम है गौमूत्राक्षर शैली, हलावर्त शैली। और इसी जो तरीके से, यानी इसी ढंग से, यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जो तरीका है, इसी तरीके से अशोक का येर्रागुड़ी अवलेख भी लिखा गया, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना। अब मैं बात करता हूँ आगे की पॉइंट्स में। देखो आगे समझना इसकी बात को। देखिए मैंने अभी बताया आपको कि सैंधव लिपि के अब तक लगभग कितने अक्षर खोजे जा चुके हैं? लगभग 400 अक्षर। और इन 400 अक्षरों में जो सर्वाधिक अक्षर मिला है, इन 400 अक्षरों में सर्वाधिक मात्रा में जो अक्षर था वो सर्वाधिक मात्रा में अक्षर था, सर्वाधिक प्रयुक्त अक्षर 400 अक्षर मिले। और उन 400 अक्षरों में सर्वाधिक प्रयुक्त अक्षर था वो था यू के आकार जैसा। मैंने अभी बताए थे आपको लिखकर कि यू के आकार जैसे जो अक्षर थे वो सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त किए गए थे लिपि में। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पे 64 सिंधु घाटी सभ्यता के कितने मूल चिन्ह प्राप्त हुए? में 64 मूल चिन्ह प्राप्त हुए, मूल चिन्ह। और इन मूल चिन्हों में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक प्रयुक्त मूल चिन्ह की बात करें, सर्वाधिक प्रयुक्त मूल चिन्ह
तो याद रखें सर्वाधिक प्रयुक्त मूल चिन्ह था मछली का। किसका था? मछली का। मैं आपको यहाँ पे चित्र बना के बता देता हूँ इस प्रकार का। और जितने भी ये जो अक्षर और हमारे ये 400 अक्षर हैं और ये 64 मूल चिन्ह हैं, ये हमें किससे प्राप्त हुए थे? इनकी जो साक्ष्य थे वो हमें कहाँ से मिले थे दोस्तों? ज़्यादातर मोहरों से प्राप्त हुए। कहाँ से हुए? मोहरों से व मृदभांडों से। मृदभांडों से। अब यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु लिपि के लगभग कितने अक्षर प्राप्त हुए हैं अब तक? 400 अक्षर। और सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त अक्षर कौन सा था? यू के आकार वाला। और बात करें सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, सिंधु सभ्यता से लगभग कितने मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं? 64। और मूल चिन्हों में सर्वाधिक प्रयुक्त जो मूल चिन्ह था वो कौन सा था? मछली का था। किसका था? मछली का मूल चिन्ह था। किसका था? मछली का मूल चिन्ह। पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और जो अक्षर और मूल चिन्हों के जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से मिले थे? मोहरों से मिले थे, मोहरों पर मिले थे और मृदभांडों पर मिले थे। कहाँ पर मिले थे? मोहरों पर और मृदभांडों पर मिले थे। पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक कि मोहरों पर और मृदभांडों पर ये अक्षर और मूल चिन्ह हमें प्राप्त हुए थे। फैक्ट्स यहाँ से समझ में आ गए होंगे आपको अच्छे से। अब बात करते हैं हम सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, उन लिपि के बारे में इतिहासकारों के क्या हैं मत, क्या हैं इतिहासकारों के मत क्या हैं, इतिहासकारों ने इस लिपि को लेकर क्या क्या विचार दिए, इतिहासकारों ने इस लिपि को लेकर क्या क्या कार्य किए। पॉइंट यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंधु लिपि के सर्वाधिक नमूने कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपको बता देना है मोहरों से और मृदभांडों से। याद रखना सर्वाधिक प्रयुक्त मूल चिन्ह क्या था? मछली का। मूल चिन्ह कैसे थे? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे किसी भी मोहर पर किसी का अंकन था? गरुड़ का अंकन। किसी पे किसका था? लोमड़ी के पंजे का। किसी पे किसका था? नाव का अंकन। किसी पे पाशुपति शिव का अंकन। किसी पे किसी देवता का अंकन। किसी पे किसी जानवर का अंकन। किसी पे एक श्रृंगी बैल का अंकन। इस प्रकार के अंकन किए गए। अब स्टूडेंट से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रयुक्त मूल चिन्ह वाला किस मूल चिन्ह का अंकन किया गया था सिंधु सभ्यता की लिपि में, या सिंधु सभ्यता की सैंधव लिपि में सर्वाधिक प्रयुक्त मूल चिन्ह कौन सा था? तो ऑप्शन में आपको मिलेगा एक श्रृंगी बैल, ऑप्शन में मिलेगा मछली, ऑप्शन में मिलेगा घड़ियाल, ऑप्शन में आपको मिलेगा हिरण। तो स्टूडेंट के मन में एक ही विचार आता है एक श्रृंगी बैल का, क्योंकि एक श्रृंगी बैल के बारे में सर्वाधिक चर्चा की गई है। लेकिन एक श्रृंगी बैल का सर्वाधिक अंकन नहीं था। सर्वाधिक अंकन किसका था? मछली का था। ज़्यादातर एक श्रृंगी बैल का था केवल मोहरों पर मछली का अंकन कई जगहों पर मिला, मृदभांडों पर भी मिला, मोहरों पर भी मिला और कुछ ठीकरों पर भी मिला। इसका सर्वाधिक अंकन किस चीज़ का था? यहाँ पे किस मूल चिन्ह का प्रयुक्त किया गया था? सैंधव लिपि में मछली का प्रयोग किया गया था। अब बात करते हैं इतिहासकारों के विचार क्या थे इस लिपि को लेकर। तो इतिहासकारों के विचारों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि सैंधव लिपि को लेकर, किसको लेकर दोस्तों? कि सैंधव लिपि को लेकर जो सर्वप्रथम विचार दिए थे, सर्वप्रथम विचार किसने दिए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम विचार दिए। तो याद रखना सब दोस्तों, सर्वप्रथम विचार दिए थे अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन्होंने क्या किया दोस्तों? इनके अनुसार जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने सैंधव लिपि से संबंध में, यानी सैंधव लिपि के संबंध में सबसे पहले सर्वप्रथम इन्होंने ही विचार दिए थे। इन्होंने क्या कहा था कि जो सैंधव लिपि है दोस्तों, जो हमारी सैंधव लिपि है अलेक्जेंडर के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? कि अलेक्जेंडर के अनुसार, इनके अनुसार क्या था दोस्तों? कि जो सिंधु सभ्यता की लिपि है उसका संबंध, यानी इन्होंने किस सैंधव लिपि का संबंध किससे माना? इन्होंने ब्राह्मी लिपि से माना। इन्होंने कहा कि जो सिंधु लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है? ब्राह्मी लिपि से संबंध रखती है। ब्राह्मी लिपि के बारे में बताएंगे। याद रखना भारत की सबसे प्राचीन उद्वाचित लिपि ब्राह्मी लिपि को ही मानी जाती है। यानी भारत की सबसे ऐसी प्राचीन लिपि, भारत की सर्वप्रथम यानी सबसे प्राचीन ऐसी लिपि जिसको पढ़ा जा सकता है वो कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने सिंधु लिपि को ब्राह्मी लिपि से संबंधित माना। यानी जो सिंधु लिपि है वो किस लिपि से संबंधित है? ब्राह्मी लिपि से संबंधित है। अब बात करें दोस्तों कि सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास, कि इस लिपि को कि सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था? सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास, तो याद रखना सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था इसको
1925 में 1925 ईस्वी में L.A. बेडेल ने। तो याद रखना कि सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का जो प्रयास किया था वो किया था L.L. बेडेल ने। अब मैं अगला पॉइंट्स बताता हूँ कि सिंधु लिपि को सर्वप्रथम, यानी इस लिपि को, सैंधव लिपि को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से पढ़ने का प्रयास किसने किया था? तो याद रखना 1935 में, 35 ईस्वी में हंटर महोदय ने किया था। हंटर महोदय ने किया था। पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट्स मैं यहाँ पे समझाऊंगा दोस्तों। पहले आपको नोट करवा देता हूँ, इन सभी पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि हंटर महोदय ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम कि सिंधु लिपि का उद्वाचन किसने किया। लिपि का उद्वाचन यानी इसको पढ़ा किसने था, यानी पढ़ के किसने सुनाया कि ये लिपि में जो अक्षर है ये शब्द यानी ये बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आई महादेवन थे, एक इतिहासकार थे, आई महादेवन। ठीक है। इसके अलावा एक इतिहासकार का नाम और आता है जिस दोस्तों, उसका नाम है रेवरेंड हेरस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो सिंधु लिपि है इनके अनुसार रेवरेंड हेरस इन्होंने सिंधु लिपि को बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं पढ़ा और उसका तमिल भाषा में अनुवाद किया। तो बात समझना दोस्तों, यहाँ तक मैंने इतने सारे फैक्ट्स यानी इतने सारे पॉइंट्स आपको सिंधु लिपि से संबंधित समझाए, यानी इतने सारे जो इतिहासकार थे वो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, यानी इस पॉइंट से जुड़े हुए हैं। अब देखो गौर करना इन सभी तथ्यों पर दोस्तों, आपको अच्छे से मैं बता देता हूँ इस लिपि के बारे में। देखिए कि सैंधव लिपि है, इस लिपि को लेकर सर्वप्रथम जो विचार दिए थे वो किसने दिए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम ने दिए। किसने दिए? अलेक्जेंडर कनिंघम ने दिए। पॉइंट्स क्लियर। अलेक्जेंडर कनिंघम ने, अगर आपसे पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सैंधव लिपि के संबंध में सर्वप्रथम अपने विचार किसने प्रस्तुत किए? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार सैंधव लिपि का संबंध किस लिपि से है? ब्राह्मी लिपि से। पॉइंट्स क्लियर। नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की बात करें कि सैंधव लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया, तो आपको बता देंगे 1925 ईस्वी में L.A. बेडेल ने किया। किसने किया? L.L. बेडेल ने किया। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सैंधव लिपि को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से पढ़ने का प्रयास किसने किया, तो आपको बता देना हंटर महोदय ने 1935 में। किसने किया? हंटर महोदय ने 1935 में। अगर वो आपको कहे कि सिंधु लिपि का उद्वाचन किसने किया सर्वप्रथम, तो याद रखना उद्वाचन किया था आई महादेवन ने। अगर बात करें रेवरेंड हेरस के बारे में, रेवरेंड हेरस ने क्या किया, किसने सिंधु लिपि को बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं पढ़ा और उसका तमिल भाषा में अनुवाद किया। किस में अनुवाद किया? तमिल भाषा में अनुवाद किया, तो उसका नाम है रेवरेंड हेरस ने। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर होंगे, सारे पॉइंट्स याद कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम से संबंधित। इन पॉइंटों के बारे में आपको जानकारी भी नहीं होगी, मैं इनको अच्छे से आपको क्लियरली बता दिए हैं यहाँ पे ये पॉइंट क्या क्या बात कह रहे हैं। बात करता हूँ मैं नेक्स्ट अगले और पॉइंट्स की, अगले और पॉइंट्स के बारे में समझना, अगले और पॉइंट्स क्या हैं इस लिपि से संबंध में,
कि देखिए कुछ इतिहासकार यानी कुछ विद्वानों ने क्या किया दोस्तों, इसको ब्राह्मी लिपि से संबंधित माना, और कुछ विद्वानों ने यानी कुछ इतिहासकारों ने इसको क्या माना, द्रविड़ लिपि से संबंधित माना, और कुछ इतिहासकारों ने इसको फारसी लिपि से संबंधित माना। यानी कुछ इतिहासकार ये कह रहे हैं कि ये फारसी लिपि से संबंधित लिपि है, कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि ये ब्राह्मी लिपि से संबंधित लिपि है, और कुछ इतिहासकार ये कह रहे हैं कि ये जो लिपि है ये किससे संबंधित है, फारसी लिपि से। ठीक है, तो याद रखना कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि ब्राह्मी लिपि का आदि रूप, यानी कुछ लोग तो इसको किसका मानते हैं, ब्राह्मी लिपि का आदि रूप मानते हैं। आदि रूप का मतलब होता है प्राचीन, यानी जो ब्राह्मी लिपि थी जब विकसित हुई थी तो विकसित काल की जो रूप था उसका विकसित काल का जो रूप था, प्रारंभिक रूप था, उस प्रारंभिक स्वरूप को ही क्या कहा गया, सैंधव लिपि कहा गया कुछ इतिहासकारों के अनुसार। कुछ इतिहासकारों ने ये बात कही थी कि जो ब्राह्मी लिपि जब प्रारंभ में विकसित हुई थी, जो उसका प्रारंभिक रूप था वही सिंधु लिपि थी। ठीक है, और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो अपनी सैंधव लिपि है, जो अपनी द्रविड़ लिपि है, सैंधव लिपि है, ये द्रविड़ लिपि का क्या है, आदि रूप है। द्रविड़ लिपि का क्या है, आदि रूप है। ठीक है, तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि ये द्रविड़ लिपि का क्या है, आदि रूप है, यानी द्रविड़ लिपि का प्रारंभिक स्वरूप है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सैंधव लिपि है वो सर्वाधिक निकट बा समरूप किसके है, तो आपको आंसर दे देना कि सैंधव लिपि जो सर्वाधिक निकट है, जिस सैंधव लिपि के जो ज़्यादातर अक्षर हैं, जो लिपि के साक्ष्य हैं, वो किसके समरूप होते हैं, किससे सर्वाधिक समानता रखते हैं, द्रविड़ लिपि से। तो याद रखना कि सैंधव लिपि है वो सर्वाधिक निकट किसके है, द्रविड़ लिपि के, सर्वाधिक समरूप किसकी है, द्रविड़ लिपि के है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अब मैं बात करता हूँ विश्व की लिपियों के बारे में, प्रारंभिक लिपियों के बारे में। ये तो हो गए हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से संबंधित सभी फैक्ट्स। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स और बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, विश्व की सबसे प्राचीन लिपि, तो विश्व की सबसे प्राचीन लिपि थी क्यूनिफॉर्म लिपि। कौन सी थी, क्यूनिफॉर्म लिपि। क्यूनिफॉर्म लिपि, और इस लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया था। यानी इस लिपि का प्रयोग कौन करते थे, सुमेरियन सभ्यता के लोग करते थे। ये विश्व की सबसे प्राचीन लिपि मानी गई। अब बात करें दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी थी, भारत की सबसे प्राचीन लिपि, तो याद रखना भारत की सबसे प्राचीन लिपि थी सिंधु, यानी हम इसको सैंधव भी कह सकते हैं, सैंधव या हड़प्पाई लिपि, जिसको हम क्या मानते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि मानते हैं। अब बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन उद्वाचित लिपि कौन सी है, उद्वाचित लिपि कौन सी है, तो आपको बता देना है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि यानी ऐसी लिपि जिसको हम पढ़ सकते हैं, वो सबसे प्राचीन, उद्वाचित का मतलब जिसको हम पढ़ सकते हैं, वो लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। पॉइंट्स क्लियर। अगर वो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछे कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि, ठीक है। अगर वो आपसे ये कहे कि मिस्र सभ्यता की लिपि क्या थी, मिस्र सभ्यता की लिपि क्या थी, एक बात गौर करना दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता और जो मिस्र की सभ्यता थी,
उन दोनों की जो लिपियां थीं, यानी इन दोनों की जो लिपियां थीं वो सिंधु सभ्यता की लिपि से कोई भी समानता नहीं रखती थी। यानी जो मेसोपोटामी सभ्यता की जो लिपि थी उसको बोला गया था कीलाक्षर लिपि। क्या बोला गया था? कीलाक्षर लिपि बोला गया था। और इसको बोला गया था हायरोग्लिफिक लिपि। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, यानी लिपियों से संबंध में मैंने आपको यहाँ पे इतने सारे फैक्ट्स क्लियर कराए, जिनमें मैंने आपको बताया कि विश्व की अगर सबसे प्राचीन लिपि की बात की जाए, किसकी? विश्व की, तो सबसे प्राचीन लिपि कौन सी? क्यूनिफॉर्म लिपि, जिसको सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने लिखा था। सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। भारत की सबसे प्राचीन लिपि किसको माना जाता है? भारत की सबसे प्राचीन लिपि माना जाता है सैंधव लिपि, हड़प्पा लिपि को। और भारत की सबसे प्राचीन उद्वाचित लिपि किसे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि को। मेसोपोटामी सभ्यता की जो लिपि है उसको क्या कहते हैं? कीलाक्षर लिपि। और मिस्र की सभ्यता की जो लिपि है उसको बोलते हैं हायरोग्लिफिक लिपि बोलते हैं। ये थी दोस्तों हमारे लिपि से संबंधित, यानी सभ्यताओं की लिपि से संबंधित संपूर्ण फैक्ट्स, यानी सैंधव सभ्यता की जो लिपि थी उससे संबंधित संपूर्ण फैक्ट्स थे। इस प्रकार दोस्तों हमने लिपि का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। सैंधव लिपि से संबंधित जितने भी तथ्य, मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया। थोड़ा टाइम भी लगा इनको समझने में, तो आप इनको अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर एक बार रिवाइज करेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे, तो आपको ये नोट्स पॉइंट्स अच्छे से याद भी बने रहेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम बात करेंगे, कल की क्लास हमारी सैंधव सभ्यता की लास्ट क्लास रहेगी दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लास्ट आखिरी पॉइंट रह गया, आखिरी चरण रह गया है। उसमें हम आपको सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, यानी सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में बतलाएंगे और सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में भी बतलाएंगे। तो फ्रेंड आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक